दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से वे डॉक्टर अंबेडकर की तरफ खूब पढ़ने लिखने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन जल्दी शादी तय हो जाने के कारण उनका कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ जाता है और फाइनल के रिजल्ट्स में वे फेल हो जाते हैं। मार्कशीट चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि अंग्रेजी में वे फेल हुए हैं, बाकी विषयों में उनके बहुत अच्छे नंबर थे। तब वे एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। चीजों को समझने की बजाय वे अंग्रेजी को रटने की कोशिश करते हैं और इस रट्टाफिकेशन से उन्हें फर्स्ट डिवीजन मिल जाती है। यहां पर वे ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि रट्टाफिकेशन से उन्हें नंबर तो मिल गए मगर ज्ञान से वे महरूम ही रह गए। और फिर किस तरीके से उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि गांव में रहने का मतलब कुएं का मेंढक बनकर रहना है, और बंबई जो उन्हें शुरू से आकर्षित करती थी वहां वे अपने पूरे परिवार यानी कि मां और बहन के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर एक दिन संगमनेर के अपने बोर्डिंग में जब वे वापस जाते हैं तो उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगती है, ये देखकर कि बोर्डिंग चलाने की जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो गई है और बोर्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके राजनीतिक अड्डों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि जब हम अपने स्कूल में पास आउट होने के बाद चले जाते हैं और उस पर लौट कर आते हैं तो किस तरीके से एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग जो होती है हमारे अंदर होती है, उस चीज का बखूबी जिक्र जो है यहां पर दया पवार जी ने किया है। तो चलिए। पैटिट हाई स्कूल की घटना बहुत ही रोमांचित करने वाली है। राव साहब संगमनेर कस्बे के कॉलेज में लेक्चरर था, अतः जब भी गांव जाता उसे मिलने कॉलेज अवश्य जाता। एक बार महाराष्ट्र साहित्य परिषद की संगमनेर शाखा ने पैटिट में कविता वाचन तथा दलित साहित्य पर मेरा कार्यक्रम रखा। इस हाई स्कूल का मैं भूतपूर्व विद्यार्थी हूं, इसका किसी को पता न था। दगड़ू नाम से तो मुझे शायद कोई ना पहचानता। सभा स्थल की ओर बढ़ता हूं, देखता क्या हूं कि भावलकर अध्यक्ष पद पर हैं। जिन मास्टर ने मुझे मराठी कविता सिखाई वे सामने बैठे हैं। भाषण की शुरुआत होती है। मैं कितना घबरा गया हूं इसका उल्लेख करता हूं। पूना बंबई के सजग श्रोताओं के सामने भी मैं कभी नहीं घबराया था। मुझे जिन्होंने मराठी कविता सिखाई और जिन भावलकर ने स्नेह से सींचा, उनके सामने साहित्य पर क्या बोलूं यही सवाल था। मैं स्कूल का पुराना विद्यार्थी हूं, इस सभागृह के लिए नई जानकारी थी। इतना होने पर भी घंटे डेढ़ घंटे तक मैं श्रोताओं को एक नई दुनिया में ले जाता हूं। मैंने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, परंतु इस कार्यक्रम की सुगंध कई दिनों तक मेरे मन में घुलती रही। बंबई में कदम रखते ही नौकरी मिल जाना संभव न था। मां के लिए भी फिर से कामों में जुटने के अलावा और कोई रास्ता न था। मां कावा खाने की अन्य औरतों के साथ मार्केट में कागज जमा करने निकलती। वैसे इस धंधे के लिए कोई पूंजी की आवश्यकता भी नहीं थी। कागज का बोझ लेकर मां थकी हुई रात में आती, अलग अलग प्रकार के कागजों को छांटती। खाकी कागज का अधिक दाम मिलता। बोहरा की दुकान पर पैकेट बनाने के काम आते। कावा खाने के पीछे ही कागज बेचने का गोदाम था, जहां पुरानी चिंदियां भी खरीदते। आसपास की औरतों को यह मालूम था कि लोहे, कांच, तांबे और पीतल के टुकड़े कहां बेचने हैं। मां लौटते समय खाने की बड़ी मजेदार चीज लाती। उसे ही मालूम था कि केक और बिस्किट के टुकड़े कहां सस्ते मिलते हैं। तो जो वेस्टेज होती है केक में निकलती है वो भी दरअसल वेस्ट नहीं होती है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए सस्ते दामों पर वो मुहैया करवा दी जाती है दुकानदारों की तरफ से। तो उसी का जिक्र यहां पर है। होटल में बनाई गई चाय पत्ती फिर से सुखाई जाती, वह सस्ती मिलती। यही सेकेंड हैंड चाय हमारे घर बनती। मां मार्केट में कागज बीनने जाती है, इसकी मुझे बड़ी शर्म आती। साला इतना पढ़ लिख गए लेकिन अभी भी मां को मजदूरी पर दिन काटने पड़ रहे हैं, और काम भी क्या, कागज बीनने का। समाज में कैसी प्रतिष्ठा। शायद ये प्रतिष्ठा की बात शिक्षा के कारण ही मेरे भीतर पनप। चारों ओर इस तथाकथित प्रतिष्ठा की परवाह किसी को न थी। दुखों से परिचय दूर उनका जीवन अबाध आगे बढ़ता जा रहा था और मैं अकेला भीतर ही भीतर खोखला हो रहा था, दीमक लगे पेड़ सा। रोजगार दफ्तर की सीढ़ियां रोज चढ़ता उतरता, निराश मन लिए घर आता। शेड्यूल्ड कास्ट की अलग लिस्ट होती। तो आप में से काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में जरूर पता होगा। आजकल के बच्चों के लिए तो शायद ये कुछ नई चीज हो,
लेकिन पुराने दौर के लोगों को ये जरूर पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या हुआ करता था। आज से गंभीर स्थिति उन दिनों नहीं थी। कॉल भी आती, परंतु इंटरव्यू में मैं साफ उड़ जाता। आलीशान दफ्तर, नीचे मखमली गलीचे, लाल लाल होंठ से हेलो कहने वाली रिसेप्शनिस्ट दरवाजे पर होती। ये सारी दुनिया सपनों की दुनिया लगती। बस्ती की जिंदगी इससे पूरी तरह अलग। वहां गालियां, गुदड़ियां, कोयले की सिगड़ियां और दम घोटू धुआं। घर खचाखच भरा हुआ। उप किराएदार। मैं टाए टाए अंग्रेजी ना बोल सकता। किसी के पूछने पर यस या नो इतना ही कह पाता। इंटरव्यू में पसीना छूटता। तो यहां पर बहुत अच्छा दो दुनिया का, अलग अलग दुनियाओं का जो है वो फर्क बयां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो दफ्तर जाते हैं, एसी दफ्तरों में बैठते हैं, हो सकता है उनके घर में एक पंखे के अलावा एसी छोड़िए कूलर भी ना हो। तो किस तरीके से वो दो अलग अलग पार्टों में जिंदगी जीते हैं, उसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण यहां पर उभर कर सामने आ रहा है। एक बार पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा। वातावरण में सरल फौलादी अनुशासन। जब मेरी बारी आती है तो देखता हूं कि वहां एक नुकीली मूंछ वाला फौजी रौबदार वाला व्यक्ति बैठा है। अंग्रेजी में उल्टे सीधे सवाल पूछता है। संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। वे मेरी मार्क लिस्ट देखते हैं। अंग्रेजी में इतने अच्छे मार्क्स देखकर उन्हें शंका होती है कि मार्क लिस्ट मेरी नहीं है। वे मुझे लेफ्ट राइट लेते हैं। मैं शपथ पूर्वक बताता हूं कि मार्क लिस्ट मेरी ही है। मेरी मां मजदूरी करती है। मुझे नौकरी की कितनी सख्त जरूरत है ये मैं आंखों में सारी मजबूरी उतारकर ऑफिसर को बताता हूं, परंतु ऑफिसर सीधे मेरी हंसी उड़ाता है। मेरा चेहरा रुआंसा हो आता है। मैं क्लर्क की नौकरी के लायक भी नहीं हूं। ऑफिसर की बात सुनकर भीतर तक टूट जाता हूं। तो यहां पर एक चीज तो गौरतलब है कि रट्टाफिकेशन से बेशक आप अच्छे नंबर ले आए, लेकिन आप ज्ञान से बहुत दूर रह जाते हैं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक बार फिर मैं कहूंगी, बाहर जाने पर मन में घुटन समा चुकी थी। कोई ना देख सके ऐसे एकांत में फूट फूट कर रोने की इच्छा होती। आकाशवाणी भवन से भी इसी तरह खाली हाथ लौटना पड़ा था। मैं टाइपिंग नहीं जानता, उनकी टिप्पणी थी यह। खाली समय खाने को दौड़ता। पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही था, परंतु अपनी रुचि की पुस्तकें न मिलती। जितनी भूख पेट की थी उतनी ही वाचन की थी, मतलब पुस्तकें पढ़ने की। वाचन की भूख थोड़ी बहुत नेबरहुड लाइब्रेरी में शांत कर सका। कावा खाने के पास ही सड़क पार करने पर एक बहुत बड़ा चर्च था। उसी चर्च के पास ही मिशनरी लोगों की लाइब्रेरी थी। राव नाम का लाइब्रेरियन था। उससे मित्रता बढ़ाई। मेरी पसंद की किताबें मैं घर पढ़ने को देता। मुझे फीस न देनी पड़ती। वैसे फीस मेरी जेब से भी अधिक थी। 5-6 महीने में करीब करीब सारी पुस्तकें छान मारी। सबसे अधिक पागल किया शरद चंद्र ने। उनका श्रीकांत पढ़कर मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ। श्रीकांत की मानसिकता न जाने क्यों मुझे बहुत परिचित लगी। तो आपको बता दूं कि शरद चंद्र जो है वो बंगाली के मशहूर साहित्यकार हैं। उनका स्टेचर वही है जो हम हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को रखते हैं। उसी तरीके से बंगाल में शरद चंद्र के लिटरेचर का मान सम्मान किया जाता है। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा किताब गहरे छू गई। वैसे काफी पढ़ने लायक पुस्तक है। रसायल की नीति शास्त्र यहीं पढ़ पाया। मेरे सिवा यहां मराठी कविताओं को कोई ना पढ़ता। उमर खय्याम की अनुदित रुबाइयां गुनगुनाना मेरा पसंदीदा शौक। मराठी उपन्यासों के इतने विशाल भंडार से कुछ उपन्यास ही याद रहे जिन्हें मराठी समीक्षकों ने कभी महत्व नहीं दिया। डॉक्टर रंगनाथ देशपांडे का आज्ञा मोहोल और मनोहर तलहार का मानस शायद इसलिए भाए हों कि उनमें मुझे अपनी जिंदगी के चित्र दिखाई दिए थे। बचपन में देखा कावा खाना और आज का कावा खाना, इसमें कोई सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं था। मतलब शिक्षा का अभाव पहले भी था, अब भी था। लोग जो हैं वो ऊपर उठने को तैयार न थे अपने संस्कारों को छोड़कर। मौसेरे भाई की आर्थिक हालत भी कुछ सुधरी थी। एक मौसेरा चाचा बर्माशेल में था। मैं उन्हें बाबा कहता। गरजमंदों को ब्याज पर पैसे देते, इस कारण उनकी जेब हमेशा गर्म रहती। उनकी बातों में रुआब था। उंगलियों में सोने की अंगूठियां, घड़ी भी झलकती। पत्नी के शरीर पर गहनों की भरमार, परंतु यह सब तीज त्योहारों पर ही दिखता। हालांकि इनके पास पैसा था, फिर भी सुबह होते ही पत्नी अलंकारहीन होकर दूसरी महिलाओं के साथ कागज बीनने जाती। तो कैसी विडंबना है
इतना पैसा आने के बावजूद भी अपनी बीवी को सुबह गहने उतार कर कागज बीनने के लिए भेजते थे। मेरे दिमाग में प्रश्न उठता, आवश्यकता न रहने पर भी चाची को कागज बीनने क्यों भेजते हैं? इनका बेटा मुझसे 1-2 साल छोटा था, 9वीं 10वीं में होगा। इस लड़के को ये बात तनिक भी पसंद न थी कि उसका बाप दूसरों को ब्याज पर पैसे दे। हमारे दोनों तीनों कमरों के किराए की रसीद बाबा के नाम ही फाड़ी जाती। वैसे हम कानून से उनके उप किराएदार थे। अपने नाम के किराए की रसीद हो ऐसा पिताजी या चाचा को कभी जरूरी नहीं लगा। इस कारण सब लोग बाबा से डर कर रहे। हमारा फिर से उस कमरे में आकर रहना चाची को पसंद न था, परंतु बाबा के डर से वे कुछ ना कहती। दादी को रात में चाय की तलब उठती। दादी की ये बहुत पुरानी आदत थी। कहते हैं पहले वे चाय की तलब के लिए 100 रुपए का नोट तोड़ाने में भी आगा पीछा न सोचती। इस बुढ़ापे में अब बाबा के घर उसकी चाय की तलब पूरी ना होती। रात में घर पर चाय ना बनाई जाती, बाहर वाले को ऑर्डर दिया जाता। वह बाहर वालों का बड़ा दबदबा था। सिर्फ सूखा सूखा नहीं मंगाओ, खीम पाव। दादी को सोने से पहले चाय मिलना भोजन मिलन ऐसा होता। चाय पीते समय दादी की गप्पें चलती। उस समय दोनों भाइयों ने गांव में अंग्रेजी खपरेलों का घर बनाने का काम शुरू किया था। ये सब सुन सके इतनी ऊंची आवाज में वह कहती, मेरा दगड़ू भी ऐसा ही मकान बनावेगा। इस पर बाबा मजाक उड़ाते हुए कहते, उसे कहे मुंह धोकर आए, मकान बनाना क्या हंसी खेल है? शादी करके देखो और मकान बनाकर देखो। पर यह क्या यूं ही कहते हैं? ये सब मैं सुनता रहता हूं। मैं अपना अपमान सहन नहीं कर पाता हूं, परंतु इस अपमान की छाया चेहरे पर नहीं आने देता। हंसते हंसते कहता हूं, देखो बाबा, जब आप बंबई आए थे तब हमाली करते थे और आज मैं पढ़ लिख कर आया हूं। मुझे जो नौकरी मिलेगी वे 300-400 रुपयों की होगी। आप ऐसा ना समझें कि मैं मकान नहीं बनवा पाऊंगा। यह मैं भावावेश में बोल गया था, परंतु अपनी बात का खोखलापन अब मुझे मालूम हो गया है। मकान बनाना तो दूर रहा, खानदानी मकान को भी मैं नहीं बचा सका। इस बंबई में खुद का फ्लैट नहीं ले सका। आज भी टीन की चादरों से बने घर में रहता हूं। चाचा के वक्त के रुपयों की कीमत आज नगण्य है। दुनियादारी के गड्ढे भरते भरते मैं थक गया हूं। जिस तरह नौकरी की तलाश में थका था, ठीक उसी तरह किराए का ही क्यों ना हो लेकिन सर पर छाया हो, इसके लिए मैंने कितनी मानसिक यातना झेली है। तो जाति देखकर ही किराए का घर दिया जाता है। ये पहले भी होता था, ये आज भी बदस्तूर जारी है। और हर दलित कथा में आपको ये बात सुनने को मिलेगी, क्या मुर्दैया हो, क्या मणिकर्णिका, क्या अक्करमाशी, क्या जूठन, क्या छांगिया रोक। हर एक में ये चीज कॉमन तरीके से लिखी गई है कि किराए का मकान आसानी से कोई नहीं देता। जाति पूछने के बाद कितने इफ एंड बट लगाए जाते हैं। कितने लोगों के सामने कितनी बार अपना दयनीय चेहरा रखा। दादा साहब विधायक थे तब की बात है। पत्नी कहती, दादा साहब से तुम्हारी पहचान है, इतना छोटा काम भी क्या वे नहीं कर सकेंगे? अपने आप को अलग रखकर मैं उनसे मिलने गया तो दया पवार जी पहले ही बताते हैं कि कोल्ड वॉर सी उनकी दादा साहब गायकवाड़ जी के साथ चलती थी। उन्होंने मुझे दूसरे दिन आमदार निवास पर बुलाया। सुबह गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बड़े सरकारी ने सारंग में नाश्ते पर बुलाया है। मुझसे कहा, तू मेरे साथ चल पर नीचे रुक। मैं अभी 10-15 मिनट में आया। मैं सारंग के सामने सागर की उफनती लहरें देखता रहा। साहब नीचे उतरे पर अकेले न थे, बड़े अधिकारी साथ थे। साहब अब मुझे भूल चुके थे। शायद बड़े अधिकारी होने के कारण उनके सामने कोई धर्म संकट रहा हो। व्यंग्य के तौर पर कह रहे हैं और बहुत दुखी मन से इस व्यंग्य को वो कर रहे हैं। वे अधिकारी की गाड़ी में बैठकर मेरे सामने से ही फुर्र से निकल गए। मैं गाड़ी को पागलों सा देखता हूं। इतने साल बीत गए पर यह घटना मैं नहीं भूल सका। अकेले में ये घटना याद आने पर उसासों सा गला भर आता है, मतलब हिचकियों से गला रुंध जाता है। छुट्टी के दिन आसपास के घरों में जुए के अड्डे, जुए के लिए स्थान देने पर घर के मालिक को पैसे मिलते, तो ऐसे दुर्व्यसनों को पालते थे लोग। अपने घरों पे इनवाइट करते थे कि आओ हमारे घर में जुआ खेलो ताकि हमें पैसे मिल सकें। कभी कभी पुलिस छापा मारती। ऐसे समय कानून से बच निकलने के लिए सर पर पैर रख कर भागते। अपने ही गांव का महादू याद है। वह 1 नंबर का जुआरी, उसे जुए में पैसे उड़ाने का बेहद शौक।
वे कभी भी काम करते न दिखता। बाद में उसे बंबई में सीमा पार किया गया। चोरी करना उसका मुख्य धंधा था। उस आदमी के लिए मुझे बड़ा अचरज होता। उसने कभी बड़ी चोरियां नहीं की थी। छाते, सूखती साड़ियां, ये मामूली चोरियां ही वह करता। चोरी के आरोप में वह कई बार पकड़ा जाता है, तब उसे सीमा पार कर दिया जाता है। सीमा पार मतलब तड़ी पार करना। वैसे सरकार में भी सुना है एक तड़ी पार है। गांव में भी वे लड़कों को जमा कर जुआ खेलता। बड़ी मजेदार बातें करता था वह। अनुभवों के कई किस्से सुनाता। लगता इतना अच्छा आदमी चोर कैसे हो सकता है, परंतु वह इतना गहरा था कि उसके चेहरे पर असलियत कभी न झलकती। दिन में जुआ और रात को कावा खाने में भगत घुमाना इन लोगों का खास काम। तो भगत घुमाना भी दलित आत्मकथाओं में एक कॉमन चीज है जो हर कोई लिखता है। जूठन में भी था, मुर्दैया में भी था, इसमें भी है, अक्करमाशी में भी था। भगत घुमाने की आवाज से सारा वातावरण भयभीत होता। इस भगत में तरह तरह की भगत मंडली साथ होती। कुछ आग पर चलने वाले तो कुछ जलती ज्वाला गप से ले लेने वाले। उनके सामने घेरा भरा रहता। रोगी को वे झाड़ कहते। झाड़ को वे सपासप बेंत से पीटते और झाड़ कलेजा दहलाने वाली आवाज में चीखता रहता। बस यही दृश्य मन में स्थायी है। बाद में उन्हें कुछ कहना अपने बस के बाहर की बात होती। ऐसे समय एक अघोरी भगत आता, खुद ही उल्टी करता और फिर घूम घूम कर इसे चाटता। देखने वालों को बड़ी घिन आती। मुझे भी आ रही है पढ़ते वक्त। जिस तरह भगतों का पागलपन कावा खाने में था, वैसा ही सोना बनाने का भूत भी उन पर सवार था। उसमें बाबा सबसे आगे। वे भट्टी सुलगाते, उसमें रासायनिक प्रक्रिया के लिए कुछ दवाइयां डालते, परंतु मुझे याद है उसमें से सिर्फ लोहे के गोले ही निकलते। इन सब की हम लड़के बहुत हंसी उड़ाते। एक बार ऐसी ही वेदुबाई आई। सोना दुगना करने का लालच देती है। कावा खाने की सभी औरतों ने अपने गले की सोने की चेनें उस बाई को दे दी। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि सभी गहने पीतल के निकले। तो अब यहां से आगे जो मैं दो एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसमें कुछ ऐसा वर्णन है जो थोड़ा आपत्तिजनक है। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। सेक्स की चर्चा वैसे खुलेआम चलती, किसी को यह बात अश्लील न लगती। कावा खाने में सायाजी नाम का एक व्यक्ति था, बहुत दुबला, सारी हड्डियां गिन सकें इतना दुबला। उसकी दमे से सांस फूलती। कहते हैं उसकी शादी हुई, परंतु जनखे को क्या पद्दिनी। मैं इस कहावत का मतलब नहीं समझी हूं, तो यदि किसी को मालूम हो तो मेरा मार्गदर्शन जरूर करें। उसकी जवान पत्नी उसे छोड़कर चली गई, पर सायाजी वैसे जनखा नहीं था। उसने एक ऊंची पूरी गोरी बाई रख ली। बाई फुटपाथ पर केले बेचती थी, बरसात में भुट्टे भूनकर बेचती। इन दोनों ने एक साथ फोटो भी खिंचवाया था। वैसे सायाजी अनाथ ही था, उसका अपना करीबी कोई ना था। रेलवे में सरकारी नौकरी थी। बाई उसे निचोड़ खाती। सायाजी अपने मन की व्यथा दूसरी स्त्रियों के सामने खोल देता है। केले वाली बाई सायाजी को रात में हाथ भी नहीं लगाने देती। उसका सारा माल खाती है, उसकी कमाई की झिलमिल साड़ियां पहनती है, पान की पट्टियां खाती है। सायाजी को बुरी तरह ठगा गया है। इस निश्चय पर पहुंचने के बाद चाल की औरतों ने सायाजी की मदद करने का निर्णय लिया। सबका भोजन निपट चुका था। सायाजी के लिए एक कमरा खाली किया जाता है। वह रात सायाजी के हनीमून की रात थी, पर बाई बड़ी उस्ताद, जोर जोर से चीख चिल्लाकर उसने कावा खाना सर पर उठा लिया, परंतु औरतें भी मानने वाली नहीं थी। मंजुला सबसे आगे रहती। वे कमरे में घुसती हैं, कोई उसके पैर पकड़ती है, कोई सिर, और सायाजी को कार्यक्रम निपटाने के लिए कहती हैं। हम ये सारा दृश्य खिड़की से देखते हैं। तो सोचिए, जहां इस तरह का अश्लील माहौल हो, वातावरण ही पूरा अश्लील हो, और छोटे छोटे बच्चों को भी क्या चीजें देखनी पड़ती हो, ऐसे में यदि कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो ये कितनी बड़ी बात है। शायद जिनके सामने इस तरह का माहौल नहीं होता वो इन सब बातों को समझ ही ना सके कि ऐसे में आगे बढ़ना अपने आप में कितना चुनौती भरा और कितना बड़ा काम होता है। बाई ने हाथ पर झटकने की शुरुआत की। पता नहीं अंधेरे में कहां से बाबा प्रकट हुए। बाई को मुक्ति मिली। अपनी साड़ी छाती पर लपेटकर वे अंधेरे में गायब हो जाती है। पर इसके बाद सायाजी ने औरतों का पीछा छोड़ दिया। मैं जब केले वाली बाई की मानसिकता पर विचार करता हूं तो मेरे दिमाग में बहुत बहुत उलझने पैदा हो जाती हैं।
तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इसमें जानने समझने को बहुत कुछ है। किस तरह का माहौल हुआ करता था, कितनी अश्लील वातावरण में दया पवार जी पले बड़े हैं, उन्होंने अपनी सात्म कथा में हमें सभी कुछ बताया है और कितनी दिक्कतें पेश आई होंगी उन्हें आगे बढ़ने में इस माहौल के चलते। इन सब चीजों के ऊपर विचार मंथन किए जाने की जरूरत है और ऐसे लोगों का सम्मान भी किया जाना चाहिए जो इतनी दिक्कतों के बाद इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। ये सारे एपिसोड यदि आपको पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें दूसरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लगातार आपके विचारों से अवगत भी कराते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।